is resonance effect, which is also known as mesomeric effect. अब रेजोनेंस इफेक्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी था, बट अब हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे. सो वी आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब कल हमने जो टॉपिक शुरू करा है उसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे नहीं रहते. जैसे कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था कि जब कार्बन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था. इट वॉज ऐसे खींचना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह से खिसकना इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, सॉरी जो एटम खींच रहा था क्लोरीन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव. फिर हमने ये भी पढ़ा कि अच्छा अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर कार्बन के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट चाहे वो प्लस आई इफेक्ट है चाहे वो माइनस आई इफेक्ट है, उसका ऑर्गेनिक्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. क्या 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 इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने कल कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में मतलब पढ़ा था, और कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है. और आगे चल के तो 12th में आप देखोगे कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे बहुत सारी रिएक्शंस में जब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है, तो हम वो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर करके ही डिसाइड करेंगे. जहाँ पे हमें लग रहा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करके कोई चीज़ स्टेबल बन रही है, मतलब वो रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. जहाँ हमें लग रहा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट लगाने की वजह से वो चीज़ अनस्टेबल हो रही है, सो दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट समझ आना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ द रीज़न आई रिकॉर्डेड द लेक्चर येस्टरडे ऑल्सो एंड आई एम बी रिकॉर्डिंग टुडे ऑल्सो, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जीओसी के जो उस टाइम डेलिबरेटली इसीलिए छुड़वाए थे क्योंकि ये थोड़े से हैवी टॉपिक्स हैं. और उन दिनों में भी तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे थे, अगर मैं उन दिनों में भी फटाफट करवा देती तो देयर वाज लाइक कोई फायदा ना होता. और अभी भी वही स्टेज आ गई है कि पीपल आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ देयर एग्जाम्स, बट नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी हैव टू डू इट. सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द लेक्चर. तो जो बच्चे नहीं आए हैं आज भी वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुनेंगे. तो अब दूसरा इफेक्ट क्या है जहां पर इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटते नजर आया, अपनी जगह से हिलते हुए नजर आया, यानी कि द सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज रेजोनेंस इफेक्ट. अब सबसे पहले तो रेजोनेंस इफेक्ट का ख्याल कैसे आया, मतलब साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि रेजोनेंस इफेक्ट नाम का कोई इफेक्ट एग्जिस्ट करता है. तो इसकी कहानी शुरू हुई थी बेंजीन मॉलिक्यूल से. आप सब जानते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है. आप जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है. सो फ्रॉम आर प्रीवियस नॉलेज या जितना भी हम बेंजीन के बारे में जानते हैं, तो हमें पता था कि केक्यूले नाम के साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं. सो व्हेन आई से ऑल्टरनेट दैट मीन्स एक डबल होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक सिंगल होता है ना. अब जब साइंटिस्ट ने इस बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा तो है नहीं कि अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है वो डबल बॉन्ड के बराबर आनी चाहिए थी, और कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आनी चाहिए थी, है ना. लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बॉन्ड लेंथ ना डबल बॉन्ड के बराबर आ रही थी. जैसे डबल बॉन्ड लेंथ होती है 124 और सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154, मतलब सिंगल बॉन्ड बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन नजदीक आ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है. तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे वैल्यू 124 आ रही होगी और जहां सिंगल होगा वो 150 समथिंग आ रही होगी. लेकिन बॉन्ड लेंथ ना डबल के बराबर आई ना सिंगल के बराबर आई, जबकि एक बीच की वैल्यू आई 129. कहाँ पे 129 आई, इधर भी 129, इधर भी 129, इधर भी 129, मतलब सारी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी. ऐसा नहीं हो रहा था कि एक बॉन्ड लेंथ डबल के इक्वल आ रही हो, एक सिंगल के इक्वल आ रही हो, एक डबल के इक्वल आ रही हो, एक सिंगल के बॉन्ड आ रही हो. अब तो साइंटिस्ट परेशान हो गए. साइंटिस्ट को लगा कि ये स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो हमारे प्रपोज स्ट्रक्चर को वैलिड क्यों नहीं कर रही हैं. तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डबल बॉन्ड जंप करके इधर आ गया हो
और जब C1 और C2 का डबल बॉन्ड C2 और C3 के बीच में आया होगा तो C3 और C4 का डबल बॉन्ड इधर चला गया होगा टू मेंटेन द वैलेंसी। और जैसे ही C4 C5 का सिंगल बॉन्ड डबल बना होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया होगा। तो उन्होंने प्रपोज किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकता है कि जहां आप डबल एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां सिंगल हो और दूसरी जगह डबल हो, जहां आप डबल एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां सिंगल हो, दूसरी जगह डबल हो। दैट मीन्स जो 3 डबल की पोजीशंस हैं वो दूसरी भी तो हो सकती हैं। तो आपको होगी तो मतलब कि मैम सही स्ट्रक्चर ये है, सही स्ट्रक्चर तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से भी तो बॉन्ड लेंथ एक डबल के इक्वल आनी चाहिए, एक सिंगल के इक्वल आनी चाहिए, एक डबल के इक्वल आनी चाहिए, एक सिंगल के इक्वल आनी चाहिए, बट वैल्यू तो इंटरमीडिएट आई। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड कभी भी लोकलाइज्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यानी कि पाई बॉन्ड कभी भी फिक्स नहीं होता। एक्चुअली पाई बॉन्ड बनता कैसे, साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये पाई बॉन्ड जितनी पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड इधर साइडवेज ओवरलैपिंग से बने, अगले ही पल वो इधर साइडवेज ओवरलैपिंग से बन जाता है, अगले ही पल वो इधर साइडवेज ओवरलैपिंग से बन जाता है, यानी कि तभी तो हम सर्कल बनाते हैं। सो दिस सर्कल इंडिकेट दैट पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। ये जो आप 3 पाई बॉन्ड बनाते हो ये फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए आप C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हो तो सच में डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करके चेक करने लगोगे अगले ही पल वो C2 और C3 के बीच में चला जाएगा। जैसे ही आप चेक करने लगोगे कि C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड लेंथ है, वो डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर क्यों नहीं आएगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि वो डबल बॉन्ड शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा, C3 और C4। तो ये जो डबल बॉन्ड हम 3 दिखाते हैं ये जो है डीलोकलाइज्ड है, मतलब फिक्स नहीं है। हम किसी भी मोमेंट पे बता नहीं सकते कि इज द डबल बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 और C2 एंड C3, इज इट बिटवीन C3 एंड C4 और इज इट बिटवीन C4 एंड C5. So that is why we represent a circle. This circle represent that है तो 3 ही डबल बॉन्ड, है तो 3 ही डबल बॉन्ड, but they are not fixed, they are rotating. So this delocalization of pi electrons is known as resonance. Actual में resonance क्या है? Resonance में किसकी डीलोकलाइजेशन हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए जब मैंने कल तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ ये मत लिख देना डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैं क्यों बार बार एम्फोसिस कर रही थी कि इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन में सिग्मा लिखना, सिग्मा लिखना, क्योंकि कल मैंने तुम्हें यही बताया था कि जब हम आगे वाले इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि किसमें पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी। तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे थे तब तो आपको ये लग रहा था कि यार कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड खिसक रहा है अपनी जगह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खिसक रहे हैं, तो सिंपल यही लिख दो कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब आपको समझ आई कि हमें ये लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि इज इट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग और द पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। लेकिन रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब पाई बॉन्ड होता है, और जब पाई बॉन्ड अपनी जगह से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे चला जाता है तभी रेजोनेंस कम्स इनटू द पिक्चर, तभी रेजोनेंस की बात होती है। तो अब अगर फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि रेजोनेंस है क्या, तो रेजोनेंस को समझाने के लिए तो आप ये बोलोगे कि whenever a single structure is not able to define all the properties of a molecule, कई बार ये होता है कि जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, तो मोर देन वन स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड, तो हम एक और स्ट्रक्चर प्रपोज कर देते हैं, जबकि जो रियल स्ट्रक्चर होगा ना वो 1 की तरह होगा ना सेकंड की तरह होगा। ठीक है, रियल स्ट्रक्चर होगा इन दोनों का हाइब्रिड, इन दोनों का हाइब्रिड। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। अब अगर बात ये करी जाए कि रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है या कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच लीड टू द रेजोनेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, मैं आपको अगर एक स्ट्रक्चर दे दूं और मैं पूछूं कि बताओ ये रेजोनेंस शो करेगा, आप कहोगे कि मैम ने कहा था कि रेजोनेंस शो करने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तो आप बोलोगे कि रेजोनेंस होगा? नहीं, रेजोनेंस दिखाने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, बट ये नहीं कि एक भी डबल बॉन्ड आ गया। देयर आर 5 कंडीशंस, मतलब 5 कंडीशंस के अंदर अंदर रेजोनेंस होती है।
पहला कंडीशन है कि सिर्फ वही स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर सकते हैं जिनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, जिनके अंदर क्या हो। अब जैसे बेंजीन रेजोनेंस क्यों दिखा पा रही है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं है, ऑल्टरनेट है। डबल के बाद सिंगल के बाद, डबल के बाद सिंगल के बाद, क्योंकि रेजोनेंस में जब डबल बॉन्ड अपनी जगह छोड़ के जाएगा, यानी कि जहां पे सिंगल है वहां डबल बनाएगा, तो अगला बॉन्ड डबल होना चाहिए, ताकि जब वो यहां पे डबल बनाए ये वाला डबल आगे चला जाए, जब यहां डबल आए तो उसका अगला डबल आगे चला जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया कि आपको पता कैसे लगेगा कि कोई गिवन अ स्ट्रक्चर विल इट शो रेजोनेंस और नॉट, हमें पता कैसे लगेगा कि कोई स्ट्रक्चर है। आप कहोगे कि मैम आपने बोला था कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम देख लेंगे कि डबल बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड होने से रेजोनेंस नहीं शो हो सकती। रेजोनेंस दिखाने के लिए पहली कंडीशन है दैट द कंपाउंड और मॉलिक्यूल शुड हैव ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, दे शुड हैव ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रक्चर रेजोनेंस दिखा सकता है क्योंकि इसने पहली कंडीशन मीट कर लिया है। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर डबल है तो अगला क्या होना चाहिए, फिर डबल है तो फिर अगला क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे यस इट कैन शो। लेकिन अगर मैं आपको ये दे रही थी डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल, तो आप बोलते नो इट कांट शो, क्योंकि रेजोनेंस शो करने के लिए कंडीशन ये कई बुक्स में लिखा तक भी नहीं हुआ। आप रेजोनेंस टॉपिक पढ़ो, बुक में ये चीज बता ही नहीं रखी है कि कौन से स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर शो नहीं करते। ये बातें जो मैं आपको कुछ बता रही हूँ दे आर एक्सक्लूसिव फ्रॉम सम इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, जो मैंने सुन के आपके लिए लेक्चर बनाया है कि बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम रट्टा मार रहे हैं कि एक रेजोनेंस टॉपिक है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और जो जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिलेबस में हमें बस वही ड्रॉ करने आए। पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक की कि पहला पॉइंट ये बोलता है कि सिर्फ वही स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं जिनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। तो अगले वाला स्ट्रक्चर क्यों रेजोनेंस नहीं बना सकता, क्योंकि डबल के बाद सिंगल के बाद अगला क्या आना चाहिए था, डबल, बट सिंगल के बाद वापस क्या आ गया। अच्छा, अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकता, ऊपर वाला तो बना सकता ना। अगर मैं कहूँ कि बना के दिखाओ तो आपने करना कुछ नहीं है, डबल की जगह सिंगल आ जाएगा, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल आ जाएगा। मतलब इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपने करना क्या है कि जहां पे डबल है वहां सिंगल कर देना है, सिंगल की जगह डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। समझ आ रही है। बट इससे एक ज्योमेट्री का फर्क पड़ेगा, वो ज्योमेट्री का ये फर्क पड़ेगा कि जब आप इस कार्बन से डबल बॉन्ड लेके जाओगे, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, ऑल्टर मतलब डिस्प्लेस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करने वाला है, आपने डिसाइड कर लिया, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है ना कि अच्छा अगर ये रेजोनेंस शो कर सकता है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अगला क्वेश्चन तो टीचर ये पूछ सकता है ना कि ओके इफ इट कैन शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। आपने कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज करना है, मतलब अपनी पोजीशन से हटाना है। अब जब ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन से हटेगा, यानी कि सिंगल वाले की जगह डबल आएगा, तो उस कार्बन के दोनों साइड डबल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उस देखो ना, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, अगर मैं आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो हर कार्बन के पास अपने अपने हिस्से के कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है। हर कार्बन को हमने उतने उतने हाइड्रोजन दे रखे हैं जितने जितने हाइड्रोजन उनको उनकी टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। मतलब इस कार्बन को हमने एक ही हाइड्रोजन क्यों दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बना रखे थे, तो हमने इसको 1 H दे दिया। इस कार्बन ने भी 2 इधर और 1 इधर बना रखे थे, तो 1 H दे दिया, है ना। तो अब देखो, जब तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए डबल बॉन्ड को पाई की जगह करा, सिंगल की जगह करा, तो इस कार्बन के तो इधर भी डबल हो गया, इधर भी डबल हो गया, 4 और 1 5 बॉन्ड, विच इज नॉट। तो जैसे डबल बॉन्ड इधर आएगा ये अपना डबल बॉन्ड आगे भेज देगा। जैसे आप डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करके, मतलब जहां डबल है वहां सिंगल करोगे, तो जहां सिंगल है वहां डबल करोगे, तो उस डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ अगले डबल बॉन्ड को भी शिफ्ट करोगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट, जहां डबल है वहां क्या कर देना है, सिंगल, और जहां सिंगल है वहां क्या कर देना है, डबल। तो अब आपने वो कर दिया, यहां डबल था, यहां सिंगल आ गया, सिंगल की जगह क्या हो गया,
डबल, डबल की जगह क्या हो गया, इस सिंगल की जगह क्या हो गया, डबल, इस डबल की जगह सिंगल हो गया क्योंकि ये भी आगे चला गया। अब पाई बॉन्ड अपनी अपनी जगह छोड़कर जाते जा रहे हैं, यही रेजोनेंस है। अब आपने क्या देखा कि मैम हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो दिया, बट पहला कार्बन है ना जिसको हमने 2 ही H दे रखे थे क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना रखे थे, तो 2 और 2 4। अब इसने अपना जैसे ही बॉन्ड दे दिया तो इसके पास तो तीन ही इलेक्ट्रॉन रह गए, सॉरी 3 ही बॉन्ड रह गए क्योंकि 2 H के साथ बने रह गए और एक बॉन्ड। देखो ना पहले इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा था, पहले जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, जो इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसमें नितिन पहले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे थे, 2, मतलब डबल बॉन्ड बना रखा था, तो इसको हाइड्रोजन कितने दे रखे थे, 2। लेकिन जब इसका पाई बॉन्ड आगे जाएगा, अब इसका कितना बॉन्ड रह गया, सिंगल, तो इस कार्बन को तो अभी भी कितने H दे रखे हैं, 2। तो कहीं ना कहीं जब इसका पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, वो ये दिखा के जाएगा कि पहले कार्बन के ऊपर कमी आ गई है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कार्बन को मिनिमम कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4, बट जैसे ही पहले कार्बन से पाई बॉन्ड उठ के चला गया तो वो कार्बन के ऊपर क्या इंपैक्ट छोड़ के गया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के गया, पॉजिटिव, ठीक है। और जो लास्ट वाला कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड आया है उसने 3 बॉन्ड बना रखे थे क्योंकि उसको तो लग रहा था कि मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, यानी कि उसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके थे, बट जैसे ही पाई बॉन्ड इधर आया तो डबल आने की वजह से इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो जैसे ही आप 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि विच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का क्या रूल होता है कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल माना जाता है, विच हैज नो नेगेटिव चार्ज नो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो आपका ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर था ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि ओरिजिनल वाले स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से बट देयर वाज नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। बट जैसे ही आपने इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते ही एक कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, दूसरे कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। किसी भी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना एक स्टेबल चीज नहीं होती क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से रिपल्शन शुरू हो जाती हैं, अट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है अगर मैं डबल बॉन्ड यहां से जंप के यहाँ, हाँ इसके तो वैसे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बस, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि कौन से कंपाउंड्स रेजोनेंस शो कर सकते हैं, विच है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को शिफ्ट कैसे करना है, जहां डबल आ जाएगा वहां क्या कर देना है, सिंगल, जहां सिंगल आ जाना है वहां क्या कर देना है, बस टर्मिनल कार्बन्स को चेक कर देना कि कहीं स्टार्टिंग वाला कार्बन और आखिरी वाले कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब तो नहीं हुई। अगर हुई है, अगर आपको लग रहा है कि पहले कार्बन का डबल बॉन्ड दूर जाने की वजह से पहले कार्बन के 3 ही बॉन्ड रह गए हैं तो उसको आपने कौन सा चार्ज दे देना है, पॉजिटिव। और अगर कोई टर्मिनल कार्बन पे आपको लग रहा है कि डबल बॉन्ड आने की वजह से उसके कितने बॉन्ड हो गए, 5, तो उसको कौन सा चार्ज दे देना, नेगेटिव। अब ये तो था पहला। अब आप बोलोगे कि मैम और कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ना हो और कोई नहीं है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा सकता है। यस, इफ अ डबल बॉन्ड कार्बन इज फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, अगर आपको कल को कोई ऐसा स्पीशीज मिल गया जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है बट डबल बॉन्ड के अगले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी रेजोनेंस शो कर सकता है। देखो कैसे शो करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज जंप कर जाएगा, किसकी तरफ जंप करेगा, सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो जहां सिंगल है वहां डबल बन जाएगा, बट जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां जंप करेगा इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब ना हो जाए तो इस बॉन्ड को यहां जंप करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसे। अब ये दोनों दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, बस फर्क क्या है कि ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे था, थर्ड, और सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वही नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आ गया, फर्स्ट। तो जरूरी नहीं होता। अब जैसे मैं ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही थी तो मेरे को लगा कि ऊपर वाला मोर स्टेबल है क्योंकि उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना दूसरे वाले में, लेकिन अब में दोनों इक्वली स्टेबल है। तो मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिया है वो दोनों इक्वली स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी क्या है,
और दूसरे वाले में भी क्या है। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार अगर आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, एक ज्यादा स्टेबल होगा एक कम स्टेबल होगा, कई बार दोनों इक्वल स्टेबल भी हो सकते हैं। जैसे ये दो स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल हैं क्योंकि ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। आप कहोगे मैम इक्विवेलेंट कैसे हैं? अरे सिर्फ इस बात से ही फर्क पड़ रहा है ना कि इसमें तीसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें पहले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल तो ये सेम ही लग रहे हैं। ऊपर वाले में भी एक डबल बॉन्ड है, नीचे वाले में भी एक डबल बॉन्ड है, ऊपर वाले में भी एक नेगेटिव चार्ज है, नीचे वाले में भी एक नेगेटिव चार्ज है, बस पोजीशन डिफर कर गई है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं जिनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद हमें दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी के लगते हैं, सो दे आर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। अब चलो ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताना है कि रेजोनेंस इज ऑल्सो पॉसिबल इन स्ट्रक्चर्स इन विच डबल बॉन्ड इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। पहले रेजोनेटिंग कौन से स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल है? विच हैव ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। दूसरे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल है? डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। थर्ड मैंने क्या बताया कि कौन से स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस पॉसिबल है? डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग, यानी कि अगर मैं आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बोलूं और बोलूं किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें है इसमें नहीं है। रूल कहता है डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ सिंगल बॉन्ड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें तो खुद ही डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही ऊपर भी मैंने यही बोला था, डबल बॉन्ड फॉलोड, यानी कि अगर सीधा ही नेगेटिव इसमें पॉसिबल नहीं है। वर्ड सुनो, वर्ड्स कह रहे हैं कि रेजोनेंस इज पॉसिबल in those structures in which double bond is followed by a carbon having a negative charge। रूल ये नहीं कहना कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, ताकि कल को अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसी थर्ड रूल भी बिल्कुल सेम है कि रेजोनेंस इज पॉसिबल इन स्ट्रक्चर्स हैविंग अ डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, नॉट दैट कार्बन इटसेल्फ हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसके तो हमने कैसे बनाए थे कि नेगेटिव खुद कूद पड़ा था, नेगेटिव खुद कूद पड़ा था सिंगल बॉन्ड की तरफ, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड को उधर जाना पड़ा था। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं कूद सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, there is a difference how you draw the resonating structures of carbon having a negative charge and carbon having a positive charge। जब आप इसके resonating structure बना रहे थे डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो हम नेगेटिव चार्ज को जंप करवा रहे थे, नेगेटिव चार्ज को जंप करवा रहे थे, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड को भी जंप करना पड़ रहा था और इसका मिलता जुलता एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। यानी कि जहां पे सिंगल था वहां क्या आ गया था? डबल, और जहां डबल था वहां क्या आ गया था? और नेगेटिव चार्ज भी अपनी पोजीशन से चेंज करके इधर चला गया था। अब आपको लग रहा होगा कि इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा तो ऐसे, बट विद अ माइनर चेंज। व्हाट इज दैट माइनर चेंज? कि पाई बॉन्ड तो जंप कर नहीं सकता। पाई बॉन्ड क्यों नहीं जंप कर सकता? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज तो जंप कर नहीं सकता। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जंप कर सकता? नेगेटिव चार्ज क्यों जंप कर सकता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो कुछ है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं चाहे, बट इट इज समथिंग विच कैन जंप। पॉजिटिव चार्ज का तो मतलब ही क्या होता है कि कुछ भी नहीं है। हम वैसे चार्ज लगा देते हैं ना पॉजिटिव, वैसे व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? पॉजिटिव इज नथिंग। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे छोड़ के चला जाता है तो उस जगह पे, जो खाली जगह पे एक कमी क्रिएट होती है, हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। वैसे पॉजिटिव कोई पार्टिकल थोड़ा है, कोई चीज थोड़ा है, ये थोड़ा है कि प्रोटॉन बैठा है जो जंप कर देगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नथिंग। तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं? तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं कि पाई बॉन्ड तो नहीं जंप कर सकता, तो इसमें मैं बार बार पाई बोल रही हूँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज तो जंप नहीं कर सकता, तो हम इसमें पाई बॉन्ड को जंप कराएंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाले में नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से पाई बॉन्ड अवे जा रहा था, दूर जा रहा था। मतलब जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा था तो पाई बॉन्ड दूर जा रहा था। इसमें पाई बॉन्ड टूवर्ड्स ही पॉजिटिव जाएगा, जिसकी वजह से जहां डबल है वहां क्या हो जाएगा और जहां सिंगल है वहां क्या आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन से पाई बॉन्ड दूर जा रहा है। पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं। तो दिखने में भी तो ये भी वैसे ही लग रहा है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो दूसरे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में
पहले वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी इक्वल स्टेबिलिटी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती ऊपर वाला ज्यादा रेजोनेट स्ट्रक्चर है, नीचे वाला कम स्टेबल है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक सिंगल बॉन्ड है और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेजोनेंस शो कर सकते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग अ लोन पेयर, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे शो कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल वैसे ही है, लोन पेयर जंप करेगा, पाई बॉन्ड दूर चला जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जहां सिंगल वहां डबल, जहां डबल वहां, और लोन पेयर अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला जाएगा? आखिरी कार्बन पे, पहले पे, मतलब अगर इसमें थर्ड कार्बन पे है तो इसमें कौन से कार्बन पे चला जाएगा? फर्स्ट। एंड लास्ट, even resonating structures is possible in structures in which there is a double bond followed by a carbon having a free radical. अब free radical क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं। कैसे? इसमें पाई बॉन्ड कैसे जंप करेगा? उसको पता है कि आने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी कि जहां डबल है वहां सिंगल आ जाएगा, जहां सिंगल है वहां डबल आ जाएगा, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ये जो पहले इधर पड़ा था वो इधर आ जाएगा, सेम ही बनेगा। ठीक है, तो आज हमने रेजोनेंस सिर्फ इतना पढ़ा कि पहले तो रेजोनेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। और रेजोनेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं। रेजोनेंस कब शो होगा? जब स्ट्रक्चर में क्या होगा? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड followed by a carbon having a negative charge, double bond followed by a carbon having positive charge, double bond followed by a carbon having lone pair, double bond followed by a carbon having free radical। और कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे? जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा या जो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे? बाकी मैं कल रेजोनेंस कंटिन्यू करूंगी। रेजोनेंस कर लो, बाकी तो सिंपल है। बता दिए।